स्टूडेंट तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त तंदुरुस्त और आपकी पढ़ाई बहुत ही झक्कास चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स का अनसॉल्व्ड सेट। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर है कौन सा चल रहा है, आपका सेट नंबर आपका छठा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 74 612 763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और पीडीएफ के लिए मतलब पीडीएफ खरीद लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो पीडीएफ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कब तक वीडियो देखेंगे यार, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बहुत ज़्यादा मिनट की बड़ी बड़ी वीडियो है, आप कैसे देख पाएंगे बताइए। तो इसलिए समय बचाने के लिए, आपके पास समय कम है इसलिए हम कह रहे हैं कि पीडीएफ को खरीद लीजिए, ठीक है। पीडीएफ का चार्ज आपको मैं बता दूंगा, 100 रुपये में सब सब्जेक्ट मिल जाएगा जो भी मेरे पास है। यहाँ पर देखिए सेट नंबर आपका कौन सा चल रहा है, सेट नंबर 6 चल रहा है। ये सेट नंबर 6 2024 का और इसका कोड है 346 FX। अगर वन शॉट वीडियो नहीं देखे तो जाकर अपनी लिस्ट में धमाल मचाइए, वहां पर पूरा एकदम हर वीडियो वन शॉट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 हमें करना है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके हम तैयार कर लिए हैं। और चलिए आप देखिए इस प्रश्न को कैसे हम समझाते हैं आपको, ठीक ना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से इसको हम समझा करके डालेंगे वीडियो। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10 की पावर 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिक्रमण काल, यानी कि टी का मान निकालना है, परिक्रमण काल का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है आपका, क्या दिया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण, ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी कि देखिए जो माना प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा क्या होगा, यम होगा। मान लीजिए द्रव्यमान को यम से दर्शा दीजिए, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, यम होगा। और जो ड्यूट्रॉन होगा, देखिए तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, 1s2। ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1s2 ही तो ड्यूट्रॉन होता है, जो कि ये समस्थानिक होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1h2 यानी कि ये 1 क्या है, परमाणु क्रमांक है, 2 क्या है, ये द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसका 2m द्रव्यमान हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बहुत ही बढ़िया समझो। और देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान जो होगा आपका, देखिए आपका 2 जो आपका हीलियम लेते हैं, हीलियम ले लीजिए यहाँ पर। और हीलियम देखिए 2H इसका जो 4 होता है, ठीक ना, क्या होता है 4। इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 4 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका द्रव्यमान 4m आ जाएगा। यम क्या है, द्रव्यमान को मॉलिक्यूलर वेट ये दर्शा रहा है, ठीक है। जितना आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके लिए लिखा हुआ है। अभी इसको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एम पी का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आया आपका, यम आया। यम डी यानी कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना आया, 2m आया। और आपका जो एम अल्फा है ये अल्फा कण का द्रव्यमान है, 4m आया, ठीक है। आवेश क्या होगा, जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी जो आपका प्रोटॉन होता है उसका भी एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यूपी यानी कि प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, एक आवेश होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जो क्यू डी है यानी कि ये किसका है, ड्यूट्रॉन का आवेश। तो ड्यूट्रॉन का आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जो क्यू अल्फा यानी कि अल्फा कण का जो यहाँ पर देखिए कितना आवेश होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आवेश, ठीक ना। तो यहाँ पर क्यू अल्फा कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए अब हम परिक्रमण काल निकालेंगे। परिक्रमण काल का सूत्र होता है T इक्वल टू 2πm/क्यू बी, ठीक ना, क्यू इंटू में बी होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर बी का मान तो दिया नहीं है, यम और ये क्यू का मान हम लोग रख देंगे, नहीं तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना, अनुपात। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे सबको। तो यहाँ पर टी है तो टीपी है, टीपी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए टीपी का मतलब होगा आपका कि प्रोटॉन का परिक्रमण काल, और यहाँ पर टीडी का मतलब है ड्यूट्रॉन का परिक्रमण काल, अनुपात अल्फा कण का परिक्रमण काल। अब अल्फा कण के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए सबके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2πm क्या, पी यानी कि ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और क्यू पी, ठीक ना, क्योंकि
Qp क्या है, ये प्रोटॉन का आवेश है। यहाँ पर Dm है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का आवेश है, ठीक है। अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का आवेश, सबके लिए फार्मूला लगा दिए, अनुपात में सब हो गया। अब आगे चलते हैं, मान रख करके काटेंगे पीटेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए, देखिए टी पी अनुपाते टी डी अनुपाते टी अल्फा। तो मान रखें यहाँ पर इसका यम था, इसका 2m था, इसका 4m था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी, ये न्यूट्रॉन का भी एक इलेक्ट्रॉन था, और जो आपका अल्फा कण था इसका 2 इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर देखिए ई से ई कैंसिल, यानी कि अनुपात में होता है तो सब जो होते हैं इसके नीचे नीचे बराबर में रहेंगे, वो सब कट जाएंगे अनुपात वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 सभी में मिल रहा है तो कट जाएगा इलेक्ट्रॉन। बी 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 सब में बी मिल रहा है तो सब कट जाएगा। ऊपर देखिए क्या कटेगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक ना, 2 पाई सभी में तो कट जाएगा। यम 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 कट जाएगा। अब बचे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ बचा है 2 बचा है तो यहाँ पर 2 लिखे, तो 1:2, और यहाँ पर 4/2 बचा है, 4/2, तो 2 दूना के 4, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टीपी अनुपाते टीडी अनुपाते टी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1:2:2, ठीक है। 1:2:2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए किसका आया, ये देखिए परिक्रमण काल है, प्रोटॉन का परिक्रमण काल अनुपाते न्यूट्रॉन का परिक्रमण काल अनुपाते अल्फा कण का परिक्रमण काल कितना आ गया, 1:2:2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कहीं से भी देख लीजिएगा, इतना ही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख पर। देखिए दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये आपका परिपथ दिया हुआ है जिसका जो प्रतिरोध दिया है 400 में वोल्ट, आपका 120 वोल्ट है। और यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए हम तुलना भी कर रहे हैं यहाँ पर कि v = 200 cos 50/2, ठीक ना, 50/2 है। और यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो ये V0 का मान निकलेगा, जो 200 है ये किसका मान है, V0 का मान है, ठीक है। और ये जो 50 ये ओमेगा का मान है। बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं हम लोग। निकालना क्या है इसमें, देखिए परिपथ में धारा निकालना, पहला निकालना है परिपथ में धारा, दूसरा आपका ज्ञात करना है प्रतिरोध पर विभव, क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करना है। तीसरा आपका प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, प्रेरित कुंडली का विभवांतर, जो आपकी प्रेरित कुंडली है इसका विभवांतर कितना दिया है, देखिए 120 वोल्ट दिया है, ठीक ना, 120 वोल्ट दिया है। और जो संधारित्र है उसका भी कितना दिया है, 120, यहाँ पर देखिए 120 ये वोल्ट दिया है, ठीक है। ये VL से दर्शाएंगे और इसको VC से, संधारित्र को VC से, और प्रेरित कुंडली का विभवांतर VL से दर्शाएंगे, तो ये भी 120 है, ये भी 120। अब जब दोनों बराबर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब VL = VC है तब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस स्थिति में परिपथ अनुनादी परिपथ है, जो परिपथ होगा ये आपका क्या होगा, अनुनादी परिपथ होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अर्थात जो प्रतिबाधा आपका आएगा वो Z = R आएगा। Z = R का मतलब जो R का मान दिया है ये 400 ओम दिया है, ठीक ना। R का मान कितना दिया है, 400, ये हम आपको Z भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको Z = R मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए V = होता है आपका, देखिए क्या होता है, I = होता है V/R होता है, क्या होता है, V/R होता है ना। तो R की जगह पर R = Z है तो Z का मान रख दीजिए, यहाँ पर Z रख दीजिए। तो I0, जब नाट लगाएंगे तो V0 लगाएंगे। बात समझ में आ रही ना, कि जब हम लोग देखिए, जब हम लोग जब नाट लगाएंगे तो V0 नाट लगाएंगे, जब ये नाट नहीं लगता है तब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं लगाते, तो I = V/R हो जाता है। तो यहाँ पर I0 = V0/R है, लेकिन R बराबर Z है तो Z का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 200/400, यहाँ पर आप यहाँ पर R भी रखेंगे तो भी वही मान आएगा, 200/400 ही आएगा। 2 0 4 दूना के 2 दूना के 4, ठीक है। और जब 2 से भाग करेंगे एक में तो 0.5 आएगा, कितना है, देखिए ये 4 है ये 2 है, भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा। I0 का मान आ गया, देखिए ना, I0 का मान आ गया। आपका जो परिपथ में धारा निकालना था ये कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। अब हम लोग दूसरा मान देखते हैं। दूसरा मान है आपका प्रतिरोध पर विभव निकालना है। जो प्रतिरोध पर विभव निकालना है, यही देखिए फार्मूला होता है, यही फार्मूले से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर Z = R रहता, तो हम लोग V का मान निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए VR = I0 × R। ये R क्यों लगा है पता है, ये देखिए प्रतिरोध पर विभव निकालना है इसलिए R लगा। तो VR = I0
आई नॉट इंटू में आर है, ठीक है। अब मान रखेंगे यहाँ पर आर का मान 400 ओम है, 400 ओम रखेंगे। आई का मान आपका है 0.5, तो 0.5 गुणा करेंगे, 4 5 20 होगा, 4 5 20 होगा, 2 अंक पर जीरो, ये जीरो जीरो दो जीरो लगा देंगे, एक अंक पर दशमलव लगा तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो आपका वी आर इक्वल टू प्रतिरोध पर विभव कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा मान आ गया। अब हम लोग तीसरा मान निकाल लेते। तीसरा मान आपका देखिए क्या निकालना है, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर, कलांतर निकालना है। तो कलांतर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए बस ये लिख देना है। देखिए प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर का जो कलांतर होगा फाई इक्वल टू पाई होता है। कितना होता है, फाई इक्वल टू पाई होता है, यानी कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। यही लिख देना है बस, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। प्रश्न नंबर 5 का ग बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच बीच की जो दूरी है कितना है, -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या करना है, पहला गणना करना है दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी निकालना है। दूसरा है दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दर्पण के ध्रुव से, ये आपका जो ध्रुव होता है उसी से किसका, फोकस बिंदु की दूरी निकालना है। दूसरा दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र की बीच की दूरी निकालना है। और ये आपका दिया है किसका, वक्रता केंद्र के बीच की, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दिया है -20। अब देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाए, एक देखिए ये फिगर है, आप देखिए यहाँ पर आपकी फोकस फोकस दूरी है, और यहाँ पे ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपकी दी है -20 सेंटीमीटर। तो ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, इसके बीच की दूरी आपकी -20 है, यानी कि 20 मान लीजिए, 20 है, ठीक है, -20 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, जो आपकी वक्रता केंद्र की दूरी होगी वही आपकी फोकस के और ध्रुव के बीच की दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहला वाला दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी -20 ही होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। देखिए ये जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है, ठीक ना। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यही ना, गोला मान लीजिए, इसको हम पूरा कर दिए, इस तरीके से गोला बनाकर पूरा कर दिए, तो इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होगी, आधी होगी। तो ये जो आपकी वक्रता यहाँ पर आ रहा है पूरा केंद्र, केंद्र यहाँ पर है, तो इसकी आधी होगी ना, तो ये देखिए यहाँ तक आएगा, जो आएगा ये 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 20। तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर होगी, तो वो भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी। क्या होगी, वो भी आपकी जो आपकी फोकस बिंदु की दूरी होगी ध्रुव से, वो क्या होगी, -20 सेंटीमीटर ही होगी। ये बात आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा भावनाओं को भी समझिए, ठीक ना। ये देखिए दूसरी पॉइंट निकालना है आपका, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के देखिए दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की, ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है, इसके और यहाँ से पूरी दूरी निकालनी, ठीक ना। ये वाली दूरी निकल गई -20, ये वाली दूरी थी -20, ये इसके और इसके बीच की दूरी दोनों को जोड़ देंगे, -20 कितना हो जाएगा, -40। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी माइनस में ये 20 + 20 होगी, कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। बात समझ में आई ना, यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप जीनियस है यार। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 का घ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य जो हम लोग दर्शाते हैं लैम्बडा नॉट से, ठीक ना, लैम्बडा 0, तथा देहली आवृत्ति है, ये क्या आपका है, देहली आवृत्ति न्यू नॉट से आप क्या समझते हैं, संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर देखिए जो जितना पूछा है मैं उतना ही लिखा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं अपने मन से लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, पहले देखिए देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। उसके बाद देखिए देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति पूछा है, तो ये
आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा थी। उसके बाद एक पूछा था इसमें, संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए इसको, संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा अंतक विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, और जो आपकी धारा है, संतृप्त धारा है, ये किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। और जो आपका अंतक विभव है, इसका मान किस पर है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, बस यही आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का अंगा वाला है। प्रश्न नंबर 5 का अंगा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पी एन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं। पी एन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं। पहला, अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख खींचिए। तो यहाँ पर पी एन संधि के दिष्टकारी देखिए, पी एन संधि में दिष्टकारी क्या है, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, दिष्टकारी कहलाती है। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, दिष्टकारी धारा कहलाती है। ठीक है, दिष्टकारी कहलाती है। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए ये देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है। यहाँ पर देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए आप लोग सेट नंबर 3 में जाइए, 346 FU इसका कोड है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए सेट नंबर 4 में FB इसका कोड है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा देखिए। अब हम लोग चलते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक ना, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका, पीएन टाइप था एन टाइप अर्धचालकों के अभिलाक्षणों की तुलना कीजिए और पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो यहाँ पर परिपथ आरेख बनाना था, लेकिन यहाँ पर हम समझाए भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी धारा का, ये देखिए आपका फिगर है। इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना। ठीक ना, ये देखिए पीएन है और ये एन है, और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अगर है तो ये पी है, और इधर वाला जो कोना आता है ये एन होता है। ठीक है, ये पी है, ये एन होता है। ठीक है, अब देखिए ये इस प्रकार से बनाइए, आपका ट्रांसफार्मर होता है। ठीक ना, ये आउटपुट है इधर, यह RL है, ये AC है, D है। ठीक है, ये सब आपको बना लेना, इस प्रकार से बना लेना है। अब देखिए इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक ना, इस प्रकार से देखिए हम जो आपको दिखा रहे हैं ये पढ़ सकते हैं, या नोट बना सकते हैं इसको अगर समझना है तो। ठीक ना, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बढ़िया से नोट बना सकते हैं। इसलिए मैं इसको इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ आपको कि देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, या फिर बढ़िया से नोट बना लीजिए। ठीक है, की तरह कार्य करता है, किसकी तरह यह कार्य करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे आगे कुछ नहीं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहा है, अब देखिए कहा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए सेट नंबर 4 FV का प्रश्न नंबर 9 अथवा देखिए, 9 का अथवा, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सेट नंबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख, देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। ठीक है, तो यही वाला देखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यहाँ पर देखिए मैं आपको चित्र बनाया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका फिगर है। ठीक है, इसमें मतलब और ये अग्र अभिनत में विभव ऊपर लिखा है, जो लिखा है उसको भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसका बना लीजिएगा ये फिगर। ये देखिए आपका ये जो होता है ये ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये पीएन है और ये D1 है, ये आपका संधि है, और ये मतलब ये आपका कौन सा है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। ठीक है, तो आगे हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इसको बना लेंगे ना, इसको तो कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, बना लीजिएगा इसको सिक्का से बना लीजिएगा, हम उसी तरीके से बना दिए हैं, इसको आप लोग सिक्का से यूज करके बना लीजिएगा। अब देखिए आपका ये प्रश्न नंबर 5 का अंगा का अथवा है। ठीक है, एक अथवा करके 3 नंबर में पूछता है, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। किस आधार पर करना है, देखिए
पहला अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति पर करना है, दूसरा है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश के आधार पर करना है, चालकता तथा गतिशीलता में संबंध के आधार पर करना है। तो इसका देखिए हम लोग करा चुके हैं, देखिए सेट नंबर 1 में 346 है, एफईएस में प्रश्न नंबर 9 देखिए वही उत्तर रहेगा, ठीक ना, सेम टू सेम आंसर रहेगा। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 जो कहे हैं वही देख लेते हैं। अभी इसी को देख कर गए हम लोग ना, ये देखिए जो आपका अर्धतरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया पर आरेख खींचना था वही आप पीछे देखें इसमें। अब देखिए जो कहा है उसमें वो वाला क्वेश्चन है, देखिए अपमिश्रण पहला इसका देखिए आधार है, लिखेंगे एन टाइप और दूसरे के लिए लिखेंगे पी टाइप, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार में क्या लिखना है आपको, अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, ठीक ना। अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति क्या है, पंच संयोजी पदार्थ होता है, ठीक ना। ये एस एस बी पी आदि बहुसंख्यक, ठीक ना। ये क्या है, तीसरा इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, ये त्रिसंयोजी पदार्थ होता है। इसमें पंच संयोजी का मतलब समझ रहे हैं, जिसका जो आवेश होता है 5 होता है, ठीक ना। इस पर 5 आवेश पाया जाता है, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है। ये त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, ये त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है। तो ये एल है और ये देखिए फास्फोरस है, ये क्या है, ये टीन है और ये आर्सेनिक है, ठीक है। यहाँ पर ये एल्युमिनियम है, इंडियम है आदि, ये आपके त्रिसंयोजी पदार्थ होंगे, यानी कि इस पर 3 ही चार्ज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं, अधिकतम 3 चार्ज, इस पर 5 चार्ज। अब देखिए दूसरी पॉइंट है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। ये क्या होते हैं, बहुसंख्यक हो सकते हैं या फिर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो ये एन टाइप में अगर आएंगे तो ये इसमें लिखेंगे बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक जो होते हैं इसमें कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और इसमें पी टाइप में बहुसंख्यक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें ये अलग हो गया, ठीक है। इसमें बहुसंख्यक था, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें अल्पसंख्यक कोटर था, इसमें बहुसंख्यक कोटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट लिखेंगे इसमें कि चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। तो यहाँ पर देखिए चालकता इसकी अधिक होती है, गतिशीलता इसकी क्या होती है, अधिक होती है। जो इसकी चालकता होती है बहुत अधिक होती है और गतिशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए इसमें चालकता क्या होती है, कम होती है, गतिशीलता भी क्या होती है, कम होती है। तो आपका जो ये प्रश्न था प्रश्न आपका कौन था, प्रश्न नंबर 5 का अंगा का अथवा था, ठीक है। तो ये एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों की तुलना आधार पर हो गई, इनके अपमिश्रण के आधार पर हुई, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की हुई, चालकता और गतिशीलता के आधार पर भी इसकी तुलना हम कर दिए, ठीक ना। अभी आप देखे हैं वही उत्तर था, वही उत्तर ही होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका खंड यह बचा है, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक ना। तो एक या दो वीडियो और बनेगी तो आपका ये पूरा जो सेट है 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिलेगी, उसके बाद फिजिक्स की, फिर एक बार केमिस्ट्री की, फिर एक बार फिजिक्स की मिलेगी, उसके बाद बायोलॉजी की चढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न छोड़े। छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए मेरे लिए, ताकि मैं पढ़ के खुश रहूँ, ठीक है। बाय बाय।